We will start today's session. I have already shared detailed notes by email. किसी को भी कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी तो वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ना। मैसेज या कुछ पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। नेटवर्क थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज सर्किट? एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। बेसिकली जो भी हमारे पास सर्किट्स होते हैं वो तीन पार्ट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। First one in sources, energy sources. Second one is load or sink. Load means suppose your fan is also a load, your tube light, your lamp, motor, all are loads. And third one is a connecting wires. ठीक है। These arrangement represents a simple circuit. ये अगर इन तीनों को हम सिंपल एक अरेंजमेंट में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक सिंपल सर्किट। अब नेटवर्क एलिमेंट्स जो हमें क्लासिफाइड करते हैं हम चार कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, सेकंड वन इज अ यूनिलेटरल बाइलेटरल एलिमेंट, थर्ड वन इज अ नॉन लीनियर लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, एंड फोर्थ वन इज अ लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। हम वन बाय वन सबको एक बार पढ़ते हैं क्या चीज़ होती है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जैसे सपोज कोई भी आपके एलिमेंट्स अगर सपोज पावर को डिलीवर कर रहे हैं या पावर को जनरेट कर रहे हैं, उनकी एवरेज पावर ग्रेटर देन जीरो है तो उन एलिमेंट्स को कहते हैं हम एक्टिव एलिमेंट। जैसे सपोज आपकी बैटरी जो कि आपको पावर डिलीवर कर रही है, वो हो गए आपके एक्टिव एलिमेंट। डेफिनेशन क्लियर है यहाँ पर? एन एक्टिव एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एन एवरेज पावर ग्रेटर देन जीरो टू सम एक्सटर्नल डिवाइस ओवर एन इनफाइनाइट टाइम इंटरवल। जैसे कोई भी सोर्स होगा, आइडियल सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, वो क्या होगा? आपके एक्टिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट की अगर बात करें, जो भी आपके पावर को कंज्यूम करती हैं या जिस ये कह सकते हैं जिसकी जो एवरेज पावर है वो लेस देन ज़ीरो या जीरो या लेस देन ज़ीरो या जीरो से ज़्यादा ना हो। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ पैसिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज one that cannot supply average power that is greater than zero over an infinite time interval. जैसे सपोज रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर से इन सिंपल लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टर बेसिकली ये क्या करते हैं? पावर को कंज्यूम करते हैं, ना कि डिलीवर करते हैं। तो इसलिए हम इनको एलिमेंट्स को बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स। सेकंड कैटेगरी हम देखते हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज कोई भी आपके पास एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट्स की हमारे को एक रिलेशन पता है वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, और अगर हम करंट की डायरेक्शन को अगर सपोज हम चेंज करते हैं और वोल्टेज और करंट की रिलेशन जो है वो अगर सेम रहती है तो उस एलिमेंट को बोलेंगे हम बाइलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल मीन्स कि दोनों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन, जैसे सपोज कोई रेजिस्टेंस है वो टू टर्मिनल डिवाइस होती है। एक हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कोई एक रेजिस्टेंस है, एक ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। ये क्या है? बेसिकली टू टर्मिनल डिवाइस है। एक ये रहा है आपके पास, वन टर्मिनल इज दिस, सेकंड टर्मिनल इज दिस, ठीक है। अगर सपोज मैं इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अगर मैं ऐसे रखता हूँ, तब भी वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होगा? V इक्वल टू आई आर। अगर सपोज मैं करंट की डायरेक्शन इस टाइप से रख देता हूँ, इस डायरेक्शन में, तब भी रिलेशन क्या होगा? करंट का रिलेशन, करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन V इक्वल टू आई आर। बेसिकली करंट की डायरेक्शन से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है इस इनके रिलेशंस पे, तो इसलिए इन एलिमेंट्स को बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स। क्लियर? सेकंड वन इज यूनिलेटरल एलिमेंट। अब यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या है? जैसे कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। यूनिलेटरल एलिमेंट्स होते क्या हैं? सेम अगर इसी डेफिनेशन को हम एक्सटेंड करें कि जो भी एलिमेंट आपके, अगर हम करंट की डायरेक्शन सपोज चेंज करते हैं
तो अगर हमारी वोल्टेज और करंट की रिलेशन डिफरेंट होती है तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। जैसे आपने सपोज ये देखा होगा, नेक्स्ट आपने डायोड के बारे में बेसिक नॉलेज पढ़ी होगी कभी। डायोड को कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ये पी एन डायोड को, ये हमने पी एन डायोड ड्रॉ कर दिया सपोज। पी एन डायोड ड्रॉ कर दिया है हमने यहाँ पर, इसको अभी सर्किट, ये पी एन डायोड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सपोज अगर मैं ये फॉरवर्ड करंट जो भी डायोड में फ्लो करता है फॉरवर्ड बायस में, बेसिकली क्या करते हैं, पी टू एन करंट फ्लो करता है फॉरवर्ड बायस करंट। तो फॉरवर्ड बायस करंट जैसे पी टू एन फ्लो करता है, पी टर्मिनल क्या है आपके पास, ये पॉइंट, और एन टर्मिनल क्या है आपके पास, दिस वन, ठीक है। एन क्या हो गया, ये वाला, और पी क्या हो गया आपके पास, ये पोर्शन। तो पी टू एन करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड बायस में। और हम कहते हैं जनरली आइडियल ये अगर देखें कि रिवर्स सेचुरेशन, रिवर्स बायस में करंट क्या फ्लो करता है, इसमें जीरो, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अगर हम इस डायरेक्शन में करंट बायस रिवर्स बायस करेंगे तो हम कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो जैसे हम नोटिस करें कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो वोल्टेज और करंट की रिलेशन डिफरेंट हो गई, ठीक है। वो थोड़ा और इलेबोरेट कर लेंगे जब पी एन डायोड आएगा। क्लियर है यहाँ पर डिफिनेशन, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली हम डेफिनेशन इस तरीके से क्लियर करते हैं कि लीनियर एलिमेंट्स आर दोज विच सेटिस्फाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर दोज विच सेटिस्फाई, which not which is not satisfy सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो सेटिस्फाई करते हैं उसे लीनियर एलिमेंट, जो सेटिस्फाई नहीं करते सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, वो नॉन लीनियर एलिमेंट। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, तो बेसिकली अगर सपोज कोई भी आपके पास, ये सपोज एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ये पोर्शन गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स मीन्स ये क्या डिनोट करता है आपके पास, एफ एक्स इज अ इनपुट एंड y इज अ आउटपुट। तो बेसिकली y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो सपोज इस टाइप से कोई एक एलिमेंट है, सपोज हम मैं अगर मैंने एग्जांपल लिया है v इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस के केस में v इज अ आउटपुट ऑफ resistance, resistance is a element and v is the output of resistance and I is the input, suppose I is the input of resistance। suppose मैंने किसी भी resistance को I मैंने करंट दिया और आउटपुट क्या है, वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर मैंने डिनोट किया है। तो इसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि सपोज जब मैंने उसे x1 इनपुट दिया तो उसका आउटपुट क्या है, y1। जब मैंने उसको x1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया, y1। व्हेन इनपुट इज x2 देन आउटपुट इज y2, ये हमने एज्यूम किया। अब उसके बाद हम ये नोटिस करते हैं जब हम उसको इनपुट देते हैं ax1 एंड bx2, तो जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए ay1 प्लस by2। ये अगर ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को होल्ड कर रहा है। एक एग्जांपल हम रेजिस्टेंस से लेके चलते हैं कि रेजिस्टेंस इज अ लीनियर एलिमेंट और नॉट, ये चेक करते हैं। तो हमने देखा कि वी वोल्टेज और करंट की रिलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब सपोज हम क्या करते हैं, इसमें हमने एज्यूम किया व्हेन करंट इज आई वन देन आउटपुट वोल्टेज इज वी वन। when current is I1 then output voltage is V1, and when current is I2 then output voltage is V2। अब हम क्या करते हैं, ये हमें नोन क्वांटिटी थी। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें इनपुट क्या प्रोवाइड किया, इनपुट प्रोवाइड किया हमने आपके पास I1 प्लस, मिनट, I1 प्लस I2, गिवन इनपुट I1 प्लस I2। अगर मैं किसी भी सिस्टम को I1 प्लस I2 इनपुट देता हूँ तो अगर रेजिस्टेंस को सॉरी, तो मेरे पास वोल्टेज क्या आएगा,
फॉर्मूला लगा दूंगा आई इंटू आर, तो आई वन प्लस आई टू इंटू आर। अगर मैं आर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आई वन आर प्लस आई टू आर। तो फाइनली ये मुझे नॉन क्वांटिटी पता है, आई वन आर इज अ वी वन एंड आई टू आर इज अ वी टू। तो हमने इनपुट क्या एज्यूम किया था इसमें, आई वन और आई टू, और ऑटोमेटिकली जो हमारा आउटपुट आया है वो आउटपुट का सम आया है, इंडिविजुअल आउटपुट का सम आ गया। तो इसको हम बोलते हैं, इसने प्रॉपर्टी लीनियर आपकी क्यों कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर दी आपके इसने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे इसको और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते थे हम, जैसे हम सपोज कहते हैं कि हमने जो इनपुट दिया है वो ए आई वन, जैसे हम उसमें बता रहे थे फंक्शन में ए एक्स वन एंड बी वाई वन, हमने ए आई वन एंड बी आई टू एक इनपुट दिया है, क्लियर, बी बी आई टू, ठीक है, बी आई टू हमने ए आई वन एंड बी आई टू हमने एक इनपुट दिया है। और हमने जैसे ही इसका वोल्टेज कैलकुलेट किया, तो वोल्टेज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, बेटा हाँ हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ए एंड दिस वन इज बी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज इज ए आई वन प्लस बी आई टू। अब फाइनली ए आई वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ए एंड दिस वन इज बी, बी आई टू आर। तो अब आई वन इंटू आर हमें पता है वी वन, तो फाइनली क्या आएगा आपके पास, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए वी वन, और इसका आउटपुट क्या आएगा, बी वी टू। तो हमने ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को प्रूव कर लिया यहाँ पर। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ये आपने पॉइंट में लिखा था हमने यहाँ पर कि ये पॉइंट लिखा था हमने सुपर पोजिशन के केस में। ये हमने पॉइंट लिखा था यहाँ पर कि व्हेन इनपुट इज x1 output is y1, when input is x2 output is y2, when input is a x1 b x2, तो आउटपुट क्या होना चाहिए हमारा, a y1 एंड b y2। तो ये हमने नोटिस कर लिया कि रेजिस्टेंस के केस में सिमिलरली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज अ लीनियर एलिमेंट, क्योंकि वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं, ये क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस, एक बार ये रफ कर देते हैं नोटेशन। The so resistance hold the property of superposition, it is a linear element, क्लियर है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, लम्प्ड जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली स्मॉल इन साइज होते हैं। स्मॉल इन साइज में जैसे आपने लैब में कभी देखा होगा, रेजिस्टेंस देखा होगा, डायोड देखा होगा स्मॉल, BW लैब में भी दिखाया होगा कभी आपको, स्मॉल रेजिस्टेंस डायोड, ये सारे क्या हैं आपके पास, लम्प्ड एलिमेंट है। इन लम्प्ड एलिमेंट से आप क्या कहते हैं, इन पे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आपने कैपेसिटर, जैसे डेफिनेशन क्लियर है कि लम्प्ड एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच आर वेरी स्मॉल इन साइज and in which simultaneous action take place for any given cause at the same instant of time। क्या मीनिंग है कि हमने ये एक तो स्मॉल साइज के होते हैं, और सेकंड पोर्शन है कि सपोज हमने हमें इसकी वैल्यू क्लियर है, हम जैसे ही इसको इनपुट देंगे कोई भी, जैसे हम करंट दिया तो हम इसमें एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो क्रिएट होगा वोल्टेज होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने लम्प्ड एलिमेंट्स का एग्जांपल के लिए कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर, दीज आर द लम्प्ड एलिमेंट्स, ठीक है।
थर्ड वन इज लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होगा कि कोई भी आपका लेंथ के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। जैसे सपोज हम एक ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन मीन सपोज आपके यहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है किसी वायर के थ्रू आ रही है, उसका जो होगा, जैसे कोई भी वायर है, सपोज हम वायर को एज्यूम करते हैं, अभी ट्रांसमिशन लाइन पे हम नहीं जाते, ट्रांसमिशन लाइन आपको नहीं पता क्या होती है। एक वायर ले लो, वायर के अगर सपोज मैं एक स्मॉल वायर लेता हूँ तो उसका अगर मैं रेजिस्टेंस को, क्योंकि हर एक वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, आइडियली हम इसको जीरो रेजिस्टेंस एज्यूम करके चलते हैं, उसे शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर लेते हैं कि ये आइडियली हम इसका जीरो रेजिस्टेंस है, लेकिन कोई भी ना कोई वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। सपोज हमने स्मॉल वायर लिया तो अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस, अगर हम मल्टीमीटर पे दोनों पॉइंट पॉइंट लगाते हैं तो कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस शो किया करेगा। अगर सपोज जैसे जैसे हम वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज ऐड हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ। तो जैसे जैसे हम लेंथ इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स वही होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट ऑन द अदर हैंड are those which are not electrically separable for analytical purpose। इलेक्ट्रिकली सेपरेबल नहीं है। जैसे हमने रेजिस्टेंस को स्मॉल इन साइज ले लिया था, कैपेसिटर को स्मॉल इन साइज ले लिया था लम्प नेटवर्क के केस में, लम्प्ड एलिमेंट के केस में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकली सेपरेबल नहीं होते। ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जो भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आ रही है, विच हैज डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस। डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस मीन्स कि लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं। होप ये सारे एलिमेंट्स आपको क्लियर होंगे, डेफिनेशन के वाइज आप कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं एनर्जी सोर्सेज। आपके पास दो टाइप के एनर्जी सोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट सोर्सेज, सेकंड वन इज डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज आप सिंपली आप पढ़ चुके हो। इंडिपेंडेंट सोर्सेज कौन से होते हैं आपके, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स नॉर्मली। तो वोल्टेज सोर्स आपका क्या हो गया, एंड डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर देख सकते हैं हम। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज अ टू टर्मिनल एलिमेंट। दिस इज अ टू टर्मिनल मीन्स, अगर मैं कभी भी टू टर्मिनल की बात करूंगा, क्योंकि क्या होता है कभी भी हम थ्योरम्स पढ़ते हैं तो उसमें एक फर्स्ट स्टार्टिंग की लाइन होती है, अ लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट नेटवर्क। कभी भी उस लाइन पर हम ध्यान नहीं देते। तो लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको सब लीनियर एलिमेंट जो कि आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड करेंगे, बाइलेटरल एलिमेंट जिसकी अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो उसके वोल्टेज और करंट के रिलेशन पे या किसी रिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी तभी आपको थ्योरम्स अच्छे से एक्सप्लेन होंगे, समझ में आएंगे ये ऐसा क्यों बोला गया। नेक्स्ट है आपके पास वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को जनरली ये टू टर्मिनल इसलिए बोलते हैं, इसको दो टर्मिनल है यहाँ पर। फाइनली वोल्टेज सोर्स को आप दो टाइप के सिंबल्स बनाते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं नॉर्मली, और वी एस, ये आप, ये प्लस टर्मिनल, दिस वन इज बिग वन इज प्लस टर्मिनल, स्मॉल वन इज नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या है आपके पास, एन आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स इज अ टू टर्मिनल, इट इज आल्सो अ टू टर्मिनल एलिमेंट in which the current is completely independent of the voltage। बेसिकली क्या है, ये जो ये आपके पास करंट है ये टोटली इंडिपेंडेंट है वोल्टेज के, इसकी अलग ही वैल्यू है। जो करंट की वैल्यू है ये हमारी टोटली इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू द ऑफ द वोल्टेज। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज। आपके पास आपने पढ़े भी होंगे डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। बेसिकली फोर टाइप्स के आपके डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। वोल्टेज करंट वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल। बेसिकली सब फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि हम डिपेंडेंट सोर्स को जनरली हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। एक डायमंड शेप के सिंबल से हम हमेशा डिपेंडेंट सोर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है। ये प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस एंड माइनस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कि ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। वोल्टेज सोर्स है। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है, अब सपोज ये जो, जैसे हमारे एक सर्किट, जनरली एक हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया,
ठीक है, ये हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया। इस सर्किट में V1 इज अ रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 एंड V2 इज अ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। अगर सपोज हमने इस सोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है आपके पास V1 पर, बेसिकली वैल्यू क्या है सोर्स की 2V1, तो V1 क्या है आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, तो बेसिकली ये किससे कंट्रोल हो रहा है वोल्टेज कंट्रोल, और ये सोर्स क्या है आपके पास वोल्टेज सोर्स। जनरली इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं कि कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं VCVS। सिमिलरली अब नेक्स्ट हमको फॉरवर्ड में मूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स सिमिलरली आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास ये जो टर्मिनल है ये डिनोट क्या कर रहा है आपके पास, गिट प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स है, और इसकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ये किस पे रिप्रेजेंट कर रही है डिपेंड कर रही है आपकी करंट अक्रॉस R1, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, सपोज I2 भी हम बोल सकते थे। ठीक है, I2 भी बोल सकते हैं, उस केस में हम कह सकते हैं कि डिपेंड ऑन द करंट फ्लो इन R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये हो गया आपका, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं CCVS। नेक्स्ट वन इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, अब ये करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिंबल क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स के केस में सिंबल क्या हो गया हमारे पास एरो। ये एरो क्या शो कर रहा है बेसिकली करंट सोर्स को, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ वोल्टेज कंट्रोल्ड एंड करंट सोर्स। ठीक है, फोर्थ वन इज और सारे ही डिपेंडेंट सोर्स हम किस शेप में ड्रॉ करेंगे डायमंड शेप में, डायमंड शेप में। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट कंट्रोल करंट सोर्स से अब क्लियर होने लगा होगा आपको। करंट कंट्रोल करंट सोर्स मीन्स a current source is depend a current source dependent on a current controlled current source। अब नेक्स्ट स्विच करते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये आपको मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ नेटवर्क की हमें आते हैं, सब चीज़ें आती हैं और बहुत इजी है, ऐसा नहीं है बहुत इजी है। अगर आपको इस पे कमांड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ पे, तो आपको नेटवर्क में कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा इससे। तो माइक म्यूट करो, किसका माइक अनम्यूट हुआ है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बाकी सबको आ रही है आवाज़। आरू एक बार अनम्यूट करके बताओ बेटा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी, कट कट आ रही है। अच्छा, कब से नहीं आ रही बेटा क्लियर। हेलो, सर कट के आ रही है आपकी आवाज सर। अभी भी हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। स्टार्टिंग से। नहीं हेलो, नहीं सर, स्टार्टिंग में नहीं, बीच में भी। अच्छा अच्छा, हाँ यस सर। आ रही है आवाज़, आ रही है। हेलो, सर आ तो रही है पर कट कट के आ रही है। अच्छा एक सेकंड में फिर थोड़ा वो करता हूँ, चेंज करता हूँ नेटवर्क कनेक्टिविटी। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ था नेटवर्क का इशू हुआ था मेरे यहाँ, मेरा कॉलेज का नेट से डिस्कनेक्ट हो गया था।
वो नेटवर्क स्विच हो गया है, पर्सनल नेटवर्क में कनेक्ट हो गया था तो इस वजह से शायद इशू आया होगा। अब आ रही है आवाज़? यस सर। आ रही है सबको आवाज़? यस सर। कोई डाउट है अभी तक कुछ किसी को भी? नो सर। हेलो हेलो, यस सर। कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। ओके, म्यूट कर लो बेटा अपना माइक। ठीक है, अब हम थे यहाँ पर क्रिचॉफ वोल्टेज लो। ठीक है, Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law, it states that the algebraic sum of all branch voltage around any closed path in a circuit is always zero at all instant of time. ठीक है, ये हम इस टाइप से डिनोट कर देते हैं, algebraic sum of voltage is जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसकी बेसिकली आपको इसको एप्लीकेशन सीखनी है Kirchhoff वोल्टेज लॉ के लिए। हम एक बार नॉर्मल सा एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या लिया, एक सर्किट एज्यूम किया, सर्किट आपको सबको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। ये हमने वोल्टेज सोर्स लिया है, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, R4 एंड R5। हमने KVL अप्लाई किया। KVL कैसे अप्लाई करते हैं? हम जनरली हम लिखते हैं V इक्वल टू, हम हमेशा ध्यान रखेंगे V इक्वल टू आई आर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, V इक्वल टू आई आर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जितने भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स हैं वो सब एक साइड लिखेंगे, जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस इनटू करंट की मल्टीप्लिकेशन है वो एक साइड लिखेंगे। अब वोल्टेज सोर्स से जैसे सपोज यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट आपके पास क्या जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस टर्मिनल से एंट्री कर एग्जिट कर रही है, और माइनस टर्मिनल से क्या कर रहा है आपके पास, एंट्री इसमें। तो फाइनली क्या होगा यहाँ पर, जिस भी टर्मिनल से वोल्टेज के केस में, अगर मैं वोल्टेज के केस में बात करता हूँ, जिस भी टर्मिनल से आपके पास यहाँ से एग्जिट करेगी उस टर्मिनल का साइन हम यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे अब यहाँ पर प्लस टर्मिनल से एंट्री कर रही थी यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम, वी। ठीक है, वी लिखा हमने प्लस टर्मिनल। अब ये जो हमने लूप, जो भी लूप की डायरेक्शन देते हैं, हमने ये लूप की डायरेक्शन दे रखी है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो लूप की डायरेक्शन में अगर करंट की डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पर साइन क्या लिखेंगे, प्लस। सेम सभी सारे जो रेजिस्टेंस हैं ये सारे क्या है हमारे पास, लूप की डायरेक्शन में है तो प्लस प्लस। ठीक है, तो प्लस आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री प्लस आई इंटू आर फोर प्लस आई इंटू आर फोर। तो सिमिलरली इस टाइप से हम क्या लगाएंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक हम स्विच कर लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था लेकिन उसमें प्रेजेंट नहीं हो पाए थे सब लोग, हम फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन हमने देखते हैं, इसमें हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ करंट आई। तो क्वेश्चन ऐसा होगा, आपके पास सर्किट गिवन है, सर्किट गिवन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम केवीएल इसमें अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है, केवीएल अप्लाई करना, हमने यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है, और नोटिस करेंगे कि जो भी हमारे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास, किसी की मेगा ओम में है, किसी किलो ओम में है, 1 मेगा ओम एंड किलो ओम। तो फाइन जनरली हम इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मेगा ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम एंड 1 किलो ओम इक्वल टू 10⁻3 ओम। क्लियर? तो नेक्स्ट हमने जैसे ही केवीएल जैसे अप्लाई किया, तो वोल्टेज सोर्स एक ही है, यहाँ पर एग्जिट क्या कर रहा है, करंट कहाँ से एग्जिट कर रहा है, प्लस टर्मिनल से, तो +10 इक्वल टू 10⁻6 आई प्लस 3.1 इंटू 10⁻6 आई प्लस 400 इंटू 10⁻3 आई प्लस 500 इंटू 10⁻3 आई। ठीक है, ओवरऑल इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ओवरऑल हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आया हमारे पास वैल्यू
10 equal to 5 into 10 raised to the power 6i. Basically, current value is 10 upon 5 into 10 raised to the power 6, means 2 into 10 raised to the power minus 6 ampere, or we can say that 2 microampere. Now, all of you try one or two question. First question is, what is the voltage VAB across the resistance shown in figure? तो ये आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, इसमें आपको VAB कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? VAB, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है आपके पास सिमिलरली नीचे, ये नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट. in which we also calculate a VAB. Yes, आपको दोनों के क्वेश्चन में VAB कैलकुलेट करना है, बी पार्ट के लिए भी और एक पार्ट के लिए. दोनों के आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिखो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके. किसी को भी डाउट हो तो अभी आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं. क्वेश्चन ए एंड सेकंड वन इज दिस. Just calculate VAB. Write your answer in chat box. First one is Neil Kumawat 4.54.
सभी का आ गया आंसर? बेटा इस आंसर के बेस पे अटेंडेंस लगेगी? सभी लोग आंसर करो इसको। नील कुमावत, सेकंड वन इज 21.42। 21.42 चेक कर लेते हैं। यस, फर्स्ट आंसर इज 4.54 एंड सेकंड वन इज 21.42। सभी का आ गया आंसर? एक बार माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। कर्नेल, नील, रंजीत, विकास, आरू, आंसर आ गया आपका? द मीटिंग एंड होने वाली है, एक बार प्लीज बस रिप्लाई कर दो आप, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। नेक्स्ट ओनली वन रिप्लाई। नील, नील का ही रिप्लाई आया है अभी। फर्स्ट इज 4.54 एंड सेकंड वन इज 21.42। ओके, आप लोग ट्राई करना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता देना, सर ये ईमेल आंसर कर राइट देना। है क्या? हाँ, आंसर सही है, मैंने अभी आपको बताया, आंसर इज ट्रू। फर्स्ट इज 4.54 एंड सेकंड वन इज 21.42। ओके, आरू का भी हो गया। नेक्स्ट। ठीक है, अब नोट्स आपके पास अवेलेबल है मेल पर, आपका एक बार गो थ्रू हो जाना नोट्स के थ्रू, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस सेशन।